ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 2। तो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 2 का क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने क्या देखा था? तो ORS 1 हमने कंप्लीट किया, ORS 2 हमने शुरू किया। इसमें हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। तो रिएक्शंस को मैंने दो भाग में बांटा, एक नेम रिएक्शंस और एक रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो अदर देन नेम रिएक्शन में आप बेस्ड ऑन मैकेनिज्म हो सकता है, बेस्ड ऑन प्रोसेस, बेस्ड ऑन रिएजेंट, ऐसे करके। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने देखा था कि अलग अलग चैप्टर से कौन कौन से नेम रिएक्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 26 मतलब 25 to 30 मान सकते हैं रिएक्शंस हमारे पास हैं। 25 अप्रॉक्स लेके चलते हैं। ठीक है, फिर रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शन, तो उसमें आपके टाइप ऑफ रिएक्शंस आ सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हमने देखा था रिडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें मैंने एक, जैसे यहाँ 7 नंबर में बहुत सारे रिएक्शंस है, अगर आप इसको इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बेसिस पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था प्रोसेस के आधार पर क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे करके लगभग 60 to 80 रिएक्शंस, लगभग 80 रिएक्शन के आसपास हमें देखना है। ठीक है, बेसिक देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद हमने रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिक बातें की थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ब्रीफ में हमने देखा था। ठीक है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट तो एलिमेंट्री रिएक्शन। फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और टेट्रामोलिकुलर, मतलब 3 एक साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में हमने डिफरेंस देखा था, बेसिक डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखा था, जिसको नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन भी कह सकते हैं, उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट हल्का सा देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में देखा था वो क्या होती है, तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है। फिर कैसे एक रिएक्शन अकर करता है, तो सिर्फ कॉलिजन नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन भी हमें चाहिए है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने STP NTP रूम टेम्परेचर देखा था। तो जनरली जो फिजिकल स्टेट बताया जाता है तो वो रूम टेम्परेचर पर बताया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्लास 2 शुरू करते हैं। तो व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर इट कैन रिक्वायर एडिशनल एनर्जी। ठीक है, तो लेट मतलब मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जनरली रूम टेम्परेचर पर ही होता है। ठीक है, तो इट कैन रिक्वायर एडिशनल एनर्जी, तो एडिशनल एनर्जी उसको चाहिए होती है। ठीक है, तो कई रिएक्शंस होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर होते हैं, कई लो टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, पर जनरली हमने लेट किया है, जनरली रूम टेम्परेचर पर ही होते हैं रिएक्शंस। ठीक है, या हम लोग एज्यूम करते हैं या हम लोग मानते हैं रूम टेम्परेचर पर ही, क्योंकि वो आसान होता है थोड़ा। ठीक है, तो हमें बार बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। तो व्हेन अ रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर इट कैन रिक्वायर एडिशनल एनर्जी और नॉट, मतलब वो एडिशनल एनर्जी ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। ठीक है, सिंस ऑल मैटर कंटेन्स थर्मल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो थर्मल एनर्जी तो होते ही है, तो अपना थर्मल एनर्जी को यूज़ करके रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अब दो रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर वो अपनी थर्मल एनर्जी मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ही अकर हो जाते हैं तो उनको एक्सोथर्मिक बोल दिया जाता है। अगर वो थर्मल एनर्जी उनको और चाहिए होती है तो वो एंडोथर्मिक हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? सफिशिएंट एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर, टेम्परेचर में, सराउंडिंग में उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि रिएक्शन हो जाएगा। इट रिलीजेज हीट टू द सराउंडिंग, और ये हो गया एक्सो। एक्सो मतलब आउटसाइड या एक्सटर्नल। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर। ठीक है, इट रिक्वायर्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग यूजुअली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि जनरली हम लोग हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंडो मतलब विद इन, कंटेनिंग, इनसाइड, इनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के पास आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके पास एक बॉन्ड एनर्जी होता है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने में, और एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एटम्स मोर स्टेबल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है
कि एनर्जी इज़ गिवन ऑफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, किसी भी टेम्परेचर टी पे वो एनर्जी को सराउंडिंग की तरफ देता है, सराउंडिंग में रिलीज़ करता है। और एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, ठीक है। मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिक्वायर हीट एनर्जी टू प्रोसीड विच इज़ गिवन बाय एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कई सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप देख सकते हैं वह हीट ड्रास्टिक कंडीशन लिखा रहता है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन था जब OH Cl क्लोरोबेंजीन में OH सब्स्टिट्यूट होकर फिनॉल बनाता था, तो उसमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती थी। तो मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिक्वायर्ड हीट एनर्जी टू प्रोसीड, किसी में ज़्यादा किसी में कम, पर लगभग सब में हीट एनर्जी चाहिए होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे हम प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो एन इंक्रीज इन प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, तो प्रेशर को भी इंक्रीज़ किया जाता है। इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इंक्रीजिंग प्रेशर मेक्स द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वॉल्स पे, विच इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा रेट, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, पर इफेक्टिव भी होना चाहिए, है ना। प्रेशर डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी, तो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, प्रेशर पर नहीं। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ओके। तो ये बेसिक बातें थी, बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने एक जनरल बातें देख ली। अगला देखते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो जो कोलिजन होता है उसमें इफेक्टिव तो होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट एनर्जी तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर द रिएक्शन टू अकर, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। इन जनरल अ केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स कोलिजन ऑफ, तो किस तरह का कोलिजन होना चाहिए, सबसे पहला सफिशिएंट एनर्जी, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोला जाता है, ताकि बॉन्ड ब्रेक होके रिएक्शन बढ़ पाए। और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नियरली एवरी रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें बॉन्ड का ब्रेक होता है, ब्रेक होना होता है, नए बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि जनरली सारे रिएक्शंस हमने देखे उनमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो फॉर नियरली एवरी रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। किसी में कम किसी में ज़्यादा, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे वो एनर्जी गेन करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते तो एडिशनल एनर्जी देनी पड़ती है ना। इवन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड इन विच बॉन्ड मेकिंग लिबरेट्स मोर एनर्जी देन कंज्यूम्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, पर जो बॉन्ड बनते हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, लेकिन फिर भी उनमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होती है, जो कम होती है पर फिर भी चाहिए होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड मेकिंग, अगर बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा हुई एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए और रिलीज कम हुई है, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, अ रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस बाय विच ओवरऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी हो सकता है, वन स्टेप है तो उसमें बता सकते हैं क्या हुआ होगा, ट्रांजिशन स्टेट कैसा हुआ होगा, पर जनरली जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र हुए, बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, क्या इंटरमीडिएट बना, क्या उसको आइसोलेट किया जा सकता है, फिर टेम्परेचर चेंज क्या है, ठीक है, और प्रेशर चेंज क्या। तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती है वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म में बताई जाती है। जो मेन बातें बताई जाती है जो हमें करना है, देखना है, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, बॉन्ड कौन सा फॉर्म हुआ, ठीक है, कौन लीव किया, कौन सब्स्टिट्यूट हुआ, कौन एलिमिनेट हुआ, कौन ऐड हुआ, ये सब। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस बाय विच ओवरऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो मैंने एरो लगाया, आप उसमें वर्ड्स लगा के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आपके नोट से आप अपने तरीके से बनाइएगा, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं, कोई जो आपको लगे थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप वो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप नोट्स बनाएं इतनी मेहनत से तो फिर आप उनको रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, बार बार रिवाइज़ करिएगा
अपने साइंस, अपने चार्ट, अपने सिंबल्स यूज़ करिए, ठीक है, और अपनी तरह से करिए क्योंकि आपको समझने, तो अपने सिंबल, अपने साइंस सब अपनी तरह से यूज़ करिए और आप आगे बढ़िएगा, है ना। ये क्या है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म, कि हम लोग, क्योंकि एक रिएक्शन के कई सारे मैकेनिज्म बनाए जाते हैं, ठीक है, फिर उनको अलग अलग तरह से चेक किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, तो जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर जाते हैं उनको फिर एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा करीब हो, सारे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हों, उनको फिर एक्सेप्ट किया जाता है। अ कंप्लीट मैकेनिज्म मस्ट एक्सप्लेन, सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बनाने से पहले रिएक्शन में क्या हुआ वो ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए इन्वर्जन हुआ, SN1 में SN1 से पहले जो रिएक्शंस हो रहे होंगे उनमें इन्वर्जन हो रहा होगा, फिर रेसमाइजेशन हो रहा होगा, तो फिर सारे ऑब्जर्वेशन लिखे गए, फिर क्या मैकेनिज्म होना चाहिए था, ठीक, क्योंकि हमें रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, ठीक है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट अगर बना हो तो वो हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, फिर उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, फिर ये सारे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया जाता है मैकेनिज्म के द्वारा, और जो सबसे ज़्यादा इन मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन कर इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पाता है और साथ में इस तरह के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है, और कुछ प्रेडिक्ट कर पाता है या जनरल लॉज बना पाता है कि ऐसा ही होगा जब भी ऐसा होगा, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो अ कंप्लीट मैकेनिज्म मस्ट एक्सप्लेन इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्जर्व, जैसे रेसमाइजेशन या इन्वर्जन क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एंड अमाउंट ऑफ ईच, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, मेजर ये क्यों हुआ, ये माइनर क्यों हुआ, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म इज चूजन, तो कौन से मैकेनिज्म को चूज़ किया जाता है, जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हो, मतलब उन मैकेनिज्म से बाकी लॉज ना मतलब वो बाकी लॉज टूट ना रहे हो, ठीक है। जैसे एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम होता है कि हमेशा लो एनर्जी पे जाना चाहेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, ऐसे कुछ जनरल लॉज, थर्मोडायनेमिक लॉज, ये सब ब्रेक ना हो रहे उस मैकेनिज्म से। फिर एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट इन आइसोलेटेड इंटरमीडिएट्स, तो जो इंटरमीडिएट्स है क्या वो मैकेनिज्म के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं और क्या वो असली में भी फॉर्म हुए हैं, उनको आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर जो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म बता रहे ये होना चाहिए और वही आ रहा है, ठीक है, या जो आ रहा है वही मैकेनिज्म बता रहा है कैसे वो फॉर्म हुआ है, ठीक है, सही स्टेप्स के द्वारा, तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है। फिर अदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट क्या है, टेम्परेचर इतना हाई क्यों है, नहीं है, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं मैकेनिज्म, तो उनको एक्सेप्ट किया था। यही मैकेनिज्म होते हैं जो हर एक चीज़ बताते हैं रिएक्शंस के बारे में, चाहे क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। A reaction mechanism in organic chemistry is a formalized description of how a reaction occurs, including क्या क्या बताते हैं, formalized होता है, how electrons move, how bonds are formed and how bonds are broken and how intermediates are formed, ये सब चीज़ें बताते हैं एक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी रिएक्शन मैकेनिज्म की। फिर हम लोग देखते हैं सम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, क्योंकि हम लोग जो करेंगे वो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ नेम रिएक्शन से शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहला जो नेम रिएक्शन आता है क्लास 12 बुक में, ऑर्गेनिक शुरू होती है चैप्टर आपकी 5 से, मतलब 6 से, 6, 7, 8, 9, 10, तो 6 आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन से, तो उसमें जो पहला आता है वो फिंकलस्टीन आता है। पर फिंकलस्टीन ये केमिस्ट का नाम था, तो इनके नाम से हम बता नहीं पाएंगे ये कौन सा रिएक्शन है या इसमें कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको करने से पहले हम लोग पहले कुछ जनरल मैकेनिज्म्स देख लेंगे रिएक्शन का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया, जनरल देखेंगे उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उससे रिलेटेड जो हमने क्लास 1 में रिएक्शंस देखे थे, तो उसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन से फॉर्म होते हैं उनको एक साथ देख लेंगे। फिर अगला एलिमिनेशन उठाएंगे, फिर अगला हम लोग एडिशन उठा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी जैसे 70 रिएक्शंस हैं अप्रॉक्स, तो 70 रिएक्शंस में कितने सब्स्टिट्यूशंस के हैं, ठीक है, उनको देख लेंगे। या कुछ छूट जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग मेजॉरिटी देख लेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन के मेजॉरिटी देख लेंगे, और बाद में कुछ मिल जाएंगे जो हम लोग पहले ही कर चुके थे, तो उनको एक्स्ट्रा में बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ठीक है। तो रिएक्शन टाइप है, ये सब टाइप है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हैं जो हम लोग को नहीं देखने हैं, पर फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे।
सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, नाम से ही होते हैं। नाम पे हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इन चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, इन सब की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, सब कनेक्टेड है। इंग्लिश है तो सब कनेक्टेड है, ठीक है, लैटिन, ग्रीक, इन सब के रूट्स होते हैं, सब होता है, लेकिन फिर भी इनकी एक अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। और कोई भी नाम होता है तो उसका नाम ऐसा क्यों हुआ, जैसे केमिस्ट का नाम है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो कैसे हुए, क्यों हुए, जैसे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और उसको हम लोग जनरल इंग्लिश से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे करके जब कनेक्ट होता है तो क्या होता है, मोटिवेशन आता है, तो आगे बढ़ने में अच्छा लगता है, वरना बहुत ही थ्योरेटिकल और बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है। और डिटेल्स बहुत ज़्यादा है तो हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते कितना पढ़े और क्या क्या पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल है, ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल्स में होते हैं, इनकी बहुत हायर स्टडीज़ होती है, तो हमें एक लिमिट में पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि मोटिवेशन लूज़ ना हो, है ना। और साथ में हम लोग को एग्ज़ाम पे भी फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारा मेन एम एग्ज़ाम है, ठीक है, और कुछ जनरल बातें भी हम लोग देखते रहेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ है, सब्स्टिट्यूट से ही बना हुआ है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम्स या एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक क्यों नाम पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक चेंज होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, और सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका एक सब टाइप होता है न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें SN1 आता है यूनिमोलिकुलर, SN2 बायोमोलिकुलर, और एक SNI आता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आई से इंटरनल, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको लिख दिया। फिर एक आता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, SNER, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है। फिर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, SEE से इलेक्ट्रोफिलिक और S से सब्स्टिट्यूशन, A से एरोमेटिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका E1 आता है, E2 आता है और E1CB आता है, मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और C से कंजुगेट, B से बेस, तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस, ठीक है। हमें बेसिकली E1 E2 देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें SN1 SN2 देखना है, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SNAR भी देखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी कुछ आ सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के भी आ सकते हैं, ठीक है, ये भी हमें देखना है। E1 E2 हमें देखना है, ठीक है। और फिर एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रेडिकल एडिशन, बेसिकली ये दोनों होते हैं, रेडिकल भी होता है, पर बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आता है, ये आपका मेंस और एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमें बोर्ड में इसको नहीं देखना है। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर आए होंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट से, बहुत ही ईजी, तो अलग बात है, वरना इसका जो मेन डिटेल मैकेनिज्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके मेंस के और स्पेशली एडवांस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसमें 1-2 रीअरेंजमेंट होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। 1-2 रीअरेंजमेंट थोड़ा बोर्ड में भी आ सकता है, बहुत ही इजी, पर ये बेसिकली पूरा टॉपिक जो आपका है वो एडवांस और मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं ना, फिर अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 3 में, और उसमें हम लोग अब शुरू करेंगे रिएक्शंस को थोड़ा समझना। पहले हम लोग एक रिएक्शन टाइप उठाएंगे, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन ले लिए, सब्स्टिट्यूशन के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या होगा नहीं होगा, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग रिएक्शंस करेंगे। हमें कोई ऐसा नहीं कि पहले नेम रिएक्शंस ही पूरा करेंगे या पहले पूरा रिएक्शंस करेंगे अदर देन नेम रिएक्शंस का, सबको हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे, एक एक लेके करेंगे। कभी नेम रिएक्शन कर लिया, कभी रिएक्शंस जो नेम रिएक्शन नहीं है वो करिए, ठीक है। पर ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे जो रिएक्शंस नेम रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उससे हमें मैकेनिज्म पता चलेगा, क्योंकि कोई भी नेम रिएक्शन है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग अपना रिएक्शन शुरू करेंगे और इसको अच्छे से धीरे धीरे समझ के आगे बढ़ेंगे। डिटेल में जाएंगे, बोर्ड से थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, नहीं, एक लिमिट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा जो मेन एम है वो हमारा मेन एम अभी भी बोर्ड का है, क्लास 12 के बोर्ड को थोड़ा हमें समझना है, ठीक है। और वैसे अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा है, इतना नहीं आएगा बोर्ड में, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड में नहीं आएगा बहुत कुछ, पर फिर भी आपको लगे तो आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर भी हमारा एम रहेगा बोर्ड के लिए, तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।